हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आज़मी। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपने बायोमोलिक्यूल देखा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और एक जो टिश्यू पाया था या एक सेल पाया था उसके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको हमने किया था। तो हमने दो एनालिसिस किया था, एक से हमें फिल्ट्रेट और रिटेंटेड मिले थे। फिर हमने फिल्ट्रेट और रिटेंटेड की क्या की, उसमें से हमने उनको इवापोरेट करके, उसमें से वाटर को इवापोरेट करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके हमने उसमें क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर दिया। अब क्या होते हैं ऑर्गेनिक, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अभी आज हम किस चीज़ को समझने के बारे में, किस चीज़ को समझने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बायोमोलिक्यूल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, मैं समझा दूंगा आपको, एनसीईआरटी एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, पहले हम समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, जो भी लिविंग टिश्यू जो था उसके अंदर जितने भी कंपाउंड पाया गया, चाहे वो ऑर्गेनिक थे, चाहे इनऑर्गेनिक थे, चाहे माइक्रो थे, चाहे मैक्रो थे, चाहे प्राइमरी मेटाबोलाइट थे, चाहे सेकेंडरी मेटाबोलाइट थे, कैसे भी थे, बट थे बायोमोलिक्यूल। और हजारों बायोमोलिक्यूल्स थे, लेकिन क्योंकि हमें कुछ ही पढ़ने हैं तो हम उनको ही पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले क्लासिफिकेशन इनका कर लेना है। और क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस होते हैं, चाहे हम उन जैसे एनसीईआरटी में जनरली वो 2-3 टाइप का उसने बेसिस लिया हुआ है, उसी को हम उसी बेसिस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे उसने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो उसका क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, फर्स्ट जो बेसिस है वो है आपका किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उनके इन्वॉल्वमेंट के बेस पे, ठीक है ना। पहला तो बेस क्या हो जाएगा, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट के बेस पे हम उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेस होगा वो ये होगा कि उसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। आसान चीजें समझ में आ जाएगी, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी को आराम से समझ जाएंगे। पहला तो हो गया आपका किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बेस पे हमें क्लासिफाई करना है बायोमोलिक्यूल को। फिर हम हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे उन्हीं बायोमोलिक्यूल को जो एक टिश्यू के अंदर मिले थे, हम उनको कैसे कैसे क्लासिफाई करें, किस कैटेगरी में रखें, किस कैटेगरी में नहीं रखें, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। थर्ड वाला होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे हम उन्हीं को क्लासिफाई कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो ये 3 अलग अलग बेसिस हैं जिनके बेस पे हम सारी चीजों को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर फिजियोकेमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट के बेस पे हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पता है, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं। और इनसे क्या होता है ना, चीजें बनती रहती है, टूटती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्लांट है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, फिर प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके उसने ग्लूकोज बनाया था, फिर जब रेस्पिरेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में फिर से वो टूट गया। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है जहां पे चीजें बन रही हो, टूट रही हो, जिनमें आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों आता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनाबॉलिक रिएक्शन जिससे चीजें या बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड उसके बाद दूसरा उसका जो अपोजिट होगा वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो चीजें बनती और टूटती रहती है। और इन जो रिएक्शन हो रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो टोटल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ऐसे बायोमोलिक्यूल जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या फिर उनके फंक्शंस आइडेंटिफाई हो, जिनके फंक्शंस के बारे में लोगों को पता हो, लोग साइंटिस्टों ने उन बायोमोलिक्यूल को आइसोलेट किया और उनका फंक्शन पता है कि ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं और ये चीजें बन रही है, ऐसे बन रहे हैं, तो फिर उनको हम कह देंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। उनको हम क्या बोलेंगे,
प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट? ये कुछ और नहीं, बस बायोमोलिक्यूल ही है, बायोमोलिक्यूल्स ही है। दोज बायोमोलिक्यूल्स which have identified function in any metabolic reaction, in any metabolic or physiological process में, जो किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में या फिर किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में उनके फंक्शन जो है, उनके रोल जो है वो आइडेंटिफाई है, तो हम उनको क्या कह देंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट। होते हैं क्या? बायोमोलिक्यूल, जिनके किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में या फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उनके इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होती है, या फिर फंक्शन आइडेंटिफाई होते हैं, रोल उनका आइडेंटिफाई होता है। और जिनका आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है, आइडेंटिफाई रोल। अब जिनका फंक्शन अनआइडेंटिफाई होगा, जिनका रोल अनआइडेंटिफाई होगा, उनको हम उठा के रख देंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। स्पेलिंग सेम रहेगी, कोई अलग से नहीं। तो वो बायोमोलिक्यूल जिनके फंक्शंस आइडेंटिफाइड है, जिनका रोल आइडेंटिफाइड है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, वो आ जाएंगे आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट। और जिनके फंक्शंस और रोल अनआइडेंटिफाइड है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, उनको हम उठा के रख देंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के जो एग्जाम्पल है वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में आपको पता होगा, अगर आप देखें तो वो सारी चीजें जो आपके चार्ट 9.1 में अगर आप देखेंगे, वहां पे सारी चीजें, वहां पे लिखा हुआ है शुगर, लिखा हुआ है ना, वहां पे आपका न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड, आपका फैटी एसिड वहां पे है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड और बाकी कुछ शुगर। तो सारी चीजें, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट में, क्योंकि इनके फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाइड, इनके रोल जो है वो आइडेंटिफाइड। अब आप देख लीजिए चार्ट 9.1 पे, या सॉरी 9. तो जो चार्ट आपका है 9.3 या 9.4 में, उसमें उसने सेकेंडरी मेटाबोलाइट करके प्रॉपर लिखा हुआ है। वहां पे आप देखिए, वहां पे मॉर्फिन के बारे में दिया हुआ है। वहां पे 9.3 में मॉर्फिन है, कोडीन है, लेमन ग्रास ऑयल है, रबर है, गम है, सेलुलोज एब्रिन है, आपका विनब्लास्टिन है। ये सारी चीजें, क्योंकि इनके बनते तो हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए तो जाते हैं ये मॉलिक्यूल, बट इनके जो फंक्शंस हैं या इनके जो रोल है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, इनके जो रोल है वो अनआइडेंटिफाइड, इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। जिनके बारे में पता है हमने उनको कहा प्राइमरी मेटाबोलाइट, जिनके फंक्शंस या रोल हमें पता नहीं है हमने उनको क्या किस ग्रुप में रख दिया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। आप देख लीजिए एनसीईआरटी में आपका वो एक टेबल बना हुआ 9.3, जिसमें कोडीन, मॉर्फिन और गम है, लेमन ग्रास ऑयल, ये सारी चीजें उसने दे रखी है। ओके, तो ये तो पहले बेस पे हो गया, मेटाबॉलिज्म वाले बेस पे। दूसरे बेस के बारे में बात करते हैं, किस तरह से इनको हम बायोमोलिक्यूल को हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरे बेस पे अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, दूसरा इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। तो आपको पता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन होंगे उनको हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। ओके, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में क्या आते हैं? पिछला वाला जो हमने दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट किया था, सेकंड एनालिसिस किया था, हमें ये पता करना था कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से पाए जाते हैं। तो हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक लिवर टिश्यू को लिया या लिवर के पीस को लिया, हमने उसको ड्राई किया, फिर हमने उसमें से ड्राई करके उसमें से वाटर को इवापोरेट कर दिया, फिर उसके बाद उसको बर्न किया, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अनदर टाइप ऑफ
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको भी बाहर निकाल दिया। जो हमारे पास बचा हुआ था, जो उसकी राख बची हुई थी जलाने के बाद, उस टिश्यू की जो राख बची हुई थी, वो एक्चुअली क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जिसमें आपका एग्जांपल अगर देखें तो यही इसी बायोमोलिक्यूल में से पढ़ना है हमें। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब कहीं पे पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ नाम आ गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट में, नाम सुन लिया आपने। अब हमें जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट ही पढ़ेंगे। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट को आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर सकते हो, माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड कर सकते हो। तो हम थोड़ा से इसको देख लेते हैं ऑर्गेनिक को, कि ऑर्गेनिक में क्या आएगा आपका ऑर्गेनिक में आपका आ जाएगा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, सारे कार्बोहाइड्रेट, आपका लिपिड आ जाएगा इसी में, आपका न्यूक्लिक एसिड आएगा, प्रोटीन, ऐसा, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल में क्या आएगा, आपका वाटर आ सकता है एंड कुछ आयंस आ सकते हैं ना, इनऑर्गेनिक आयंस आ सकते हैं, मैग्नीशियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक में आएगी। तो आप बायोमोलिक्यूल्स को उनके प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेस पे हम उनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। जरूरत पड़ेगी इनकी, बीच बीच में ये वर्ड आ जाएंगे तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, इससे पहले हमने क्या देखा था, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब थोड़ा से और आगे जाते हैं, इनको थर्ड बेस पे क्लासिफाई करते हैं। थर्ड वाला जो बेसिस इनका है, उसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम इनका थर्ड बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, और वो थर्ड बेसिस क्या है इनका, मॉलिक्यूलर वेट। जब हमने फिल्ट्रेट तैयार किया, जब हमने रिटेंटेट तैयार किया, जब हमारे पास उनको हमने फिल्टर किया, फिल्ट्रेट हमें मिले, रिटेंटेट हमें मिले, तो उसमें से जो फिल्ट्रेट थे, हम ये जानते थे कि ये एसिड सॉल्युबल है। एसिड सारे के सारे इसमें क्या है, एसिड सॉल्युबल कंपाउंड है। और ये सारे एसिड सॉल्युबल, इसलिए भी वो आसानी से क्रॉस होके फिल्ट्रेट में पहुंच गए थे। ये सारे कंपाउंड आसानी से फिल्ट्रेट में पहुंच गए थे बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कम था। अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, आप उनको रख देंगे, प्लेस कर देंगे, उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोमोलिक्यूल। ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका एटॉमिक वेट या जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, उनको हम रखते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल में। उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 1000 डाल्टन से कम होगा। लेकिन अगर हम रिटेंटेट के बारे में बात करें, क्यों ये सारी चीजें ऊपर ही रुक गई, क्या ये ऑर्गेनिक नहीं थे, क्या इनऑर्गेनिक नहीं थे, क्या ये एसिड सॉल्युबल नहीं थे? कभी कुछ उसमें से ऐसे थे जो एसिड सॉल्युबल ना हो पाने की वजह से भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो रिटेंटेट के बारे में अगर हम बात करें, रिटेंटेट क्या है, रिटेंटेट एक तो पहली चीज ये एसिड इनसॉल्युबल है, कंपाउंड एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड। और दूसरी चीज, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है मोर देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको प्लेस किया गया है मैक्रो बायोमोलिक्यूल। तो हमारे पास अगर उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास होंगे मैक्रो बायोमोलिक्यूल और सेकंड होंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल। अगर हम उनको प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम उनके किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट और उसके फंक्शंस के आइडेंटिफाई या ना आइडेंटिफाई होने के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अच्छा, एग्जाम्पल इसका क्या है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है? क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बायोमोलिक्यूल्स तो इतने ही है, इसी में से कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो है वो आपके उनका जो एटॉमिक वेट है 1000 डाल्टन से नीचे है, कुछ का एटॉमिक वेट 1000 डाल्टन से ऊपर है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन, ऑफ कोर्स इनका एटॉमिक वेट बहुत, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, 1000 या 10000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है, ठीक है, लाखों में होता है इनका, तो ज्यादा है। हमने इनको रख दिया
मैक्रो बायोमोलिक्यूल में। लेकिन इनकी जो यूनिट होती है, क्योंकि प्रोटीन बने होते हैं किससे, अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड से बने हुए, तो अमीनो एसिड को हमने किस में रख दिया, माइक्रो बायोमोलिक्यूल। उसी तरह से शुगर, दो टाइप की शुगर होती है, शुगर एंड नॉन शुगर, या सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को माइक्रो बायोमोलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स वाले को मैक्रो बायोमोलिक्यूल। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मैक्रो बायोमोलिक्यूल, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनकी जो यूनिट्स होती हैं, जिनसे ये छोटे छोटे मिल के न्यूक्लियोटाइड से मिल के बने होते हैं, तो उनकी यूनिट का नाम न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड को माइक्रो बायोमोलिक्यूल। इसी तरह से फैटी एसिड माइक्रो बायोमोलिक्यूल, ग्लिसरॉल माइक्रो बायोमोलिक्यूल। तो कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, हम उनको माइक्रो में रख देंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको माइक्रो में रखेंगे। हम वैसे ट्राई करेंगे इन सारी चीजों को, जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए कौन कौन से बायोमोलिक्यूल, हमारे पास पढ़ने के लिए अगर देखा जाए ऑर्गेनिक वाले में, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास लिपिड है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, हमारे पास प्रोटीन है। हम इन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, उसके क्लासिफिकेशन, उसके इंपॉर्टेंस और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो एग्जाम्पल देखेंगे। लिपिड में भी सेम कंडीशन, न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका आरएनए और डीएनए भी है, उसके बारे में। प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। और चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट होगा, हम अगर प्रोटीन वोटीन पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे पास पढ़ने के लिए क्या रहेगा, लास्ट में एंजाइम रहेगा। हम एंजाइम को पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट, उसके क्लासिफिकेशन और इसके इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ पे उनका यूज है और कितने टाइप के होते हैं, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके एक एक बायोमोलिक्यूल को पढ़ेंगे, उससे हमें एनसीईआरटी को समझने में हम उससे एनसीईआरटी को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं बनिस्बत इससे इसके कि हम क्या करेंगे कि हम एक साथ सबको पढ़ेंगे। हम पता चला माइक्रो बायोमोलिक्यूल को अलग करके पढ़ रहे हैं, माइक्रो को अलग करके पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं पे आपका कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, बीच में आपका कहीं पे अमीनो एसिड आ रहा है, तो उससे चीजें कोलैप्स हो जाती हैं और आसानी से आपको समझ में नहीं आती। डिफरेंट बॉन्ड्स आपको एक साथ पढ़ने पड़ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम एक एक बायोमोलिक्यूल को उठाते हैं, एक एक बायोमोलिक्यूल को पढ़ते हैं और चीज़ें आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी। ओके, आई होप कि आपको जो बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया। हमने 3 डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया था, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर मुझे इसके बारे में बताएं और मैं इसको उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।